हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर जहां आप सब लोगों की क्षमता को बहुत ज़्यादा बढ़ाने के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम 2.0 शुरू किया गया है। ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप सभी की क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाने और ज़्यादा विकसित रूप देने का काम करेगा। यहाँ किस पैटर्न पर काम किया जाएगा, हम इस पॉइंट को पहले समझ लें, फिर आगे की बातें करेंगे। एक दिन पहले अर्थात जैसे कल के दिन जो आंसर राइटिंग करनी है, उसके क्वेश्चंस आपको एक दिन पहले मिल जाएंगे। आप लोगों को 51 नंबर का एक टेस्ट, 51 नंबर का एक टेस्ट जिसमें 10 क्वेश्चंस 2 नंबर के, 3 क्वेश्चंस 7 नंबर के और 2 क्वेश्चंस 10 नंबर के होंगे। ये एक दिन पहले व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। आप सभी को उन प्रश्नों के आंसर लिखने की कोशिश करनी है और उन्हें हमारे बनाए हुए टेलीग्राम चैनल पर जो सर्टेन नंबर दिया गया है व्हाट्सएप के माध्यम से भेजना है। आपकी जो कॉपी होगी वो उसी टेलीग्राम पर सेम डे चेक करके बताई जाएगी कि इसमें क्या-क्या कमियां हैं। साथ में रात को 8 बजे क्लास होगी जिसमें मैं आप सभी लोगों को ये सिखाऊंगा कि किन प्रश्नों में क्या लिखे जाने से उसका आंसर और ज्यादा बेहतर रूप ले लेता है, बेहतर ढंग से हम उन प्रश्नों के आंसर लिख सकते हैं, किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो बात है वो इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम की ये होगी, 37 डेज तक हम इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और इन 37 दिनों में आपके पास एक बहुत छोटा सा नोट्स तैयार होगा जिसमें आपके पास 300 छोटे छोटे क्वेश्चंस, 2 नंबर वाले, लगभग 100 क्वेश्चंस 7 नंबर वाले और 10 नंबर के 50 से ज्यादा क्वेश्चंस आपकी कॉपी में कवर होंगे। लगभग 100 के आसपास छोटे क्वेश्चंस, मतलब 10 नंबर वाले क्वेश्चंस भी होंगे। ये एक नोट्स होगा। मैं आज पहले दिन आप सभी लोगों की इस बात की गारंटी देता हूं कि अगली वाली जो मेंस एग्जाम होगी उसमें 50% प्रश्न केवल उस आंसर से आएंगे, उस नोट्स से आएंगे। अगर आपने मेंस की तैयारी कुछ भी नहीं की है तो भी ये गारंटी है कि आप 50 दिन बाद, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिन के इस कोर्स के बाद में उस नोट्स का उपयोग करके 50% से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, आज हम जिस दौर में हैं, जिस स्थिति में हैं, ना तो मेंस हो रहा है, ना मेंस का टाइम टेबल है, ना प्रीलिम्स का टाइम टेबल है। ऐसे टाइम हर स्टूडेंट टाइम वेस्ट कर रहा है। स्टडी से जुड़ा रहना मतलब लगातार स्टडी करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हम लोग लगातार मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं होते क्योंकि हम लंबे लंबे टाइम का गैप ले लेते हैं। ये कार्यक्रम आपको रोजाना प्रैक्टिस के माध्यम से एकदम फ्लुएंट स्टेज पर ले जाने का काम करेगा। दूसरा, आपके पास एक नोट्स, शॉर्ट नोट्स, राइटिंग का तरीका, किस प्रश्न में क्या लिखना होता है, किस तरीके से आंसर राइटिंग की जाती है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, सब पॉइंट को हम इस वीडियो क्लास के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाएंगे। हर दिन ये क्लास होगी ताकि आप लोगों की आंसर राइटिंग को मजबूत किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके। मैं बड़ी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोगों ने कवर किया, इससे आंसर राइटिंग की, तो 100% आप लोग एक अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे। आप सब लोग ये इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे कि आप लोग इस प्रकार का आंसर लिखें कि एग्जामिनर आप लोगों को विशेष नंबर दे, विशेष कैटेगरी में आप काउंट होने लगे। पिछले वाले आंसर राइटिंग प्रोग्राम में लगभग 150 बच्चों ने इस आंसर राइटिंग क्लास का फायदा लिया। मैं आशा करता हूं कि उन लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। उस टाइम पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने हमारे जो कंटेंट थे उनको यूज किया और वो एक गलत समस्या हो गई थी हमारे साथ। इस कारण मैं दूसरा राइटिंग प्रोग्राम थोड़ा सा लेट लाया हूं क्योंकि उससे मेरा खुद का मोटिवेशन डाउन हो गया था। आशा करता हूं कि इस बार मैं आप सभी लोगों को बहुत कुछ सिखाऊंगा, सिखाने की कोशिश करूंगा। आज से रोज रोज 1 घंटा आंसर राइटिंग आप करना शुरू कीजिए। 1 घंटा आंसर राइटिंग मैं आपके साथ करूंगा जिसमें मैं सिखाऊंगा कि इस प्रश्न में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है।
टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हम आपस में जुड़कर इस वीडियो क्लास में समझेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटा सा प्रोग्राम है, फीस हम नाम मात्र की लेते हैं ताकि आप सब लोगों को इस कार्यक्रम से जोड़ा जा सके। वास्तविक फीस बहुत कुछ हो सकती थी, लेकिन केवल और केवल आपके मार्गदर्शन के लिए इस स्टेटस पर, इस चैनल पर मैं आप सब लोगों को गाइड कर रहा हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, भगवान श्री गणेश को याद करते हुए, श्री गणेशाय नमः कहते हुए, और फिर मेरे शिक्षक जिन्होंने मुझे इतना योग्य बनाया कि मैं आप सभी लोगों को मार्गदर्शन दे सकूं, सुरेश पटेल सर को नमन करते हुए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1, भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, इस यूनिट से आज प्रश्न हम करने वाले हैं। सबसे पहले 2 नंबर के 10 प्रश्नों पर बात करेंगे, 7 नंबर के 3 प्रश्नों की हम बात करेंगे, और 10 नंबर के फिर 2 प्रश्न लेकर टोटल 51 नंबर का ये टेस्ट हम आज आप सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। जो आंसर लिख रहे हैं वो ये देखने की कोशिश करें कि क्या उन्होंने वही बात लिखी है जो मैं बता रहा हूं। जो आंसर नहीं लिख पा रहे हैं किसी कारण से, वो लिखने की कोशिश करें और अच्छे से अच्छे स्तर पर अपनी स्थिति को सुधारने की कोशिश करें। सबसे पहला प्रश्न हम लोगों ने लिया, राखी गढ़ी एक प्रश्न है। अगर एग्जाम में ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है, राखी गढ़ी हड़प्पा कालीन एक स्थल है, तो जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है हमें आंसर में लिखना क्या होता है थोड़ा सा समझो। अगर आपसे राखी गढ़ी की बजाय मोहनजोदड़ो पूछ लिया जाए, मोहनजोदड़ो पूछ लिया, मान लीजिए लोथल पूछ लिया, या कोई भी एक शब्द जो कि हड़प्पा के स्थल में से रहा हो। मैंने मोहनजोदड़ो इसलिए लिया क्योंकि एग्जाम इस प्रश्न को पूछ चुकी है। इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखा जाना चाहिए, तो पहली लाइन आपके पास एग्जाम में 3 लाइनें होंगी, और पहली लाइन में आपको आंसर लिखना है कि ये क्या है। आपको उस एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि ये चीज क्या है। पहली लाइन होनी चाहिए, हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल या प्रमुख हड़प्पा कालीन स्थल। यहाँ कॉमा लगा दिया जाए जैसे यहाँ लगाया है। वर्तमान में ये हरियाणा हिसार में है, ये आपका दूसरा पॉइंट होगा। इससे आपकी एक जो पॉइंट है वो क्लियर रही कि ये क्या है। दूसरा पॉइंट, ये किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है और इसकी खोज किसने की थी, ये दूसरा पॉइंट आपके पास आना चाहिए। किस नदी के किनारे और किस व्यक्ति ने इसकी खोज कब की थी। कम शब्दों में ज्यादा बातें लिखे, खूब नंबर मिलेंगे आपको। घग्गर नदी के तट पर खोज सूरज भान द्वारा 1969 में। तीसरी बात, अगर मेरे पास जगह बच रही है तो मैं तीसरी बात लिखूं, यहां से किस चीज के साक्ष्य मिले, भाई ये क्यों फेमस है। जैसे यहां से क्या साक्ष्य मिला, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि, मुद्रा और रक्षा प्राचीर, ये 3 चीजें मैंने लिख दी। अब एग्जामिनर गलती से भी 2 में से मेरा कुछ पॉइंट 1 भी नहीं काट सकता, उसे 2 में से 2 देना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने 2 लाइन में 20 शब्दों में, हमारे पास यहाँ लिमिटेशंस होती हैं कि हमें 20 शब्दों में ही आंसर करना है। कुछ बच्चे विरोध कर सकते हैं कि सर आपने तो 3 लाइन में ठूस ठूस करके भर दिया। भाई आप इससे आधा भी लिखेंगे तो भी आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे, क्योंकि मैं आप सब 100 लोगों के सामने ऐसा आंसर रख रहा हूं जिसमें सब चीजें इन्वॉल्व हो जाएं। सब चीजें इस आंसर में इन्वॉल्व हो रही हैं। ये 100% इन्वॉल्वमेंट आपकी प्रोवाइड कराएगा और इससे 100% नंबर मिलेंगे आप लोगों को। आपको अपना दिमाग खोलना है। अगर लोथल, मोहनजोदड़ो, इसी के जैसा सूतका गेंडोर, उसी के जैसा कालीबंगा, कोई भी स्थल आ जाए तो आपको ये चीजें उसमें इन्वॉल्व रखनी है। क्या चीज है, किसने खोज की, वर्तमान में कहां है, किस नदी के किनारे और वहां से क्या मिला। ये 5 पॉइंट, ये 5 विशेष बातें इसमें कवर हो चुकी हैं। आप 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। कोशिश करनी है इस प्रकार से आंसर राइटिंग करने की। मैं दूसरा प्रश्न लेता हूं। दूसरा प्रश्न आपको एक टेस्ट के लिए दिया गया था कल टेलीग्राम के माध्यम से। 10 राज्य युद्ध, क्या दिया गया था, 10 राज्य युद्ध। सबसे पहले जब भी पेपर में कोई प्रश्न पूछा जाए आप ये बताएंगे
कि दशराज युद्ध क्या है, ये क्यों हुआ या किन के बीच में हुआ, या सबसे पहले इंट्रोडक्शन दो कि ये क्या चीज है भाई, ये क्या है, सब कुछ बताओ। लेकिन पहले ये बताओ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित सबसे बड़ा युद्ध पुरुषनी नदी के तट पर भरत कबीले के राजा सुदास और 10 जनों के मध्य कोई भी युद्ध होता है तो सबसे पहले बताया जाता है कि उसका वर्णन कहाँ मिला, क्योंकि ये बहुत पुराना इसलिए वर्णन लिख रहे हैं। आपसे पानीपत का युद्ध पूछेंगे तो वर्णन नहीं लिखना है, उसमें ये पॉइंट कवर नहीं होगा, क्योंकि ये इतिहास का सबसे पुराना चीज है, इसलिए वर्णन लिखें। फिर किन दो राजाओं के बीच में ये युद्ध हुआ, राज्यों के बीच, राजाओं के बीच, फिर कौन जीता और इसका कारण क्या था, ये 2-4 पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में रखने हैं, जो कि उस पॉइंट में, उस आंसर में कवर होने ही चाहिए। इसके बिना आपका आंसर अधूरा होगा। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित एक पॉइंट हो गया, सबसे बड़ा युद्ध दूसरा पॉइंट हो गया, पुरुषनी नदी के तट पर, कहा, पुरुषनी नदी के तट पर तीसरा पॉइंट हो गया, भरत कबीले के 10 सुदास और 10 राजाओं, 10 जनों के मध्य, कारण लिखा, जल भूमि और वर्चस्व, जल भूमि और वर्चस्व, परिणाम सुदास जो कि एक तरफ के राजा थे उनकी जीत होती है। ये आपने 6 पॉइंट लिख दिए। इस पूरे प्रश्न में हमने 6 पॉइंट्स को कवर किया। अगर एग्जाम में आप 3 भी बचा कर ले गए, 3 भी लिख पाए, 100% श्योरिटी है 3 पॉइंट लिख देने पर भी आपको 2 में से 2 मिल जाएंगे। 4-5 लिखते हैं तो नंबर मिलेंगे ही, लेकिन यहाँ 2 में से 2 मिलने से, 2 नंबर में से 2 मिलने से 2 आउट ऑफ 2 कोई नहीं रोक सकता। एग्जामिनर को राइट लगाकर 2 नंबर लिखना ही पड़ेगा आपकी कॉपी पर, मजबूरी है, क्योंकि सब लिखा है, कुछ मिस ही नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट भी वो लिखा लिया गया है जो एग्जाम पूछ चुकी है, सीता अध्यक्ष। क्या प्रश्न पूछा है? सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष क्या होता है? तो सबसे पहले फिर बताओ कि ये चीज क्या है। सीता अध्यक्ष एक शब्द है, एक व्यक्ति का नाम है, एक विभाग का नाम है। मौर्यकालीन प्रशासन में राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष, ये हमने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन दे दिया है। मौर्यकालीन प्रशासन में राजकीय कृषि भूमि का अध्यक्ष, इतना लिखोगे तो भी बहुत लिख दिया, लेकिन और लिख सकते हो। शब्द सीमा एग्जाम में 20 शब्द दी हुई है, ज्ञान की कोई कमी है नहीं हम में। और अगर हम स्पीड बढ़ाकर लिखें तो हम क्यों ना 3 बातें लिखें, क्यों ना लिखी जाए 3 बातें। इसलिए सबसे पहले क्या का उत्तर करो, मौर्यकालीन प्रशासन में राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। फिर उल्लेख किया, उल्लेख कहां मिलता है इसका? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। काम क्या था इस व्यक्ति का? कृषि संबंधित कार्यों का प्रबंधन और कर संग्रहण। 3 बातें हैं यहां लिखी हुई, लेकिन इन 3 पॉइंट का के तहत या के अंदर वो सब कुछ शामिल कर लिया है जो इस प्रश्न का बहुत अच्छा आंसर बनाता है। आप लोगों को भी यही से पैटर्न फॉलो करना है। और आगे बढ़ते हैं, बाण भट्ट, आपसे प्रश्न पूछा बाण भट्ट। देखो, जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो दिमाग को एक ही मैसेज करो कि ये कौन है भाई, कौन है। ये प्रश्न पूछो खुद से कि कौन है ये। प्राचीन भारत अर्थात 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत साहित्यकार, ये हमने पहली लाइन में उत्तर दिया कि ये कौन है। अब उसके बारे में डीप चलेंगे। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि, ये दूसरी बात कह दी, फिर इसकी उपाधि बता दी, स्थान कवि कहा जाता है इनको, और फिर इनकी रचनाएं बताई, क्योंकि किसी कवि का सबसे मूल्यवान योगदान उसकी कृति होती है। तो हर्ष चरित्रम और कादम्बरी हमने लिखा, कादम्बरी विश्व का पहला उपन्यास है, इसलिए ब्रैकेट में वो भी मेंशन कर दो। 5 पॉइंट इस प्रश्न में हमने एड ऑन कर दिए हैं। 5 पॉइंट में ये आंसर लिखा हुआ है। कुछ चिर विरोधी मतलब जो जन्मजात विरोध करने वाले लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि इन टीचर ने तो जो समझाया है इसमें खूब सारी बातें लिख दी है, इतना तो परीक्षा में समय ही नहीं होता। मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि इतना परीक्षा में समय नहीं होता। भाई एक आधी लाइन मिस कर दे,
जब हम भरते हैं कुछ अपने दिमाग में भरते हैं तो हम क्या कम करें याद, हम पूरी तरह अच्छे से अच्छा लिखने की कोशिश करें। मैं आपके सामने एक मॉडल आंसर रखने की कोशिश कर रहा हूं। वो मॉडल आंसर जो है वो ये है। अब इसमें से एक आध पॉइंट आप मिस कर जाते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, कोई बात यहां की बजाय यहां लिख दी जाए, चलेगा, थोड़ा बहुत परिवर्तन चलेगा। इस दुनिया में 100% कोई नहीं है, लेकिन हम अच्छे स्तर पर जाने की कोशिश करेंगे, सबसे उच्च स्तर पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाणभट्ट एक व्यक्ति का नाम था। अगला एक किताब का नाम ले लिया, आईने अकबरी। क्या ले लिया किताब का नाम? आईने अकबरी। अगर ऐसा एक प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए तो क्या आंसर करना है? आईने अकबरी के बारे में बताते हैं। मुगल सम्राट अकबर के शासन काल से संबंधित, क्योंकि इसके लेखक कौन है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये चीज क्या बताती है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल से संबंधित प्रसिद्ध ग्रंथ, इसके लेखक हैं अबुल फजल और इसकी भाषा है फारसी। विवरण इसका मिलता है मुगल का, ये क्या चीज का विवरण करती है? मुगल कालीन प्रशासन, समाज और संस्कृति। इसमें विशेष क्या है? विशेष भी लिख दिया हमने। विशेष क्या है इसका? विशेष है कि ये एक बड़ी किताब अकबरनामा का तीसरा भाग है। ये खुद अपने आप में किताब नहीं है, ये किसी और किताब का एक हिस्सा है, अकबरनामा का एक हिस्सा आईने अकबरी कहलाता है। इस पॉइंट में, इन पॉइंट्स में इस प्रश्न के बारे में जो लिखा जा सकता था सब कुछ शामिल किया है। आशा करता हूं कि आप कुछ सीखेंगे। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न थोड़ा सा दार्शनिक पद्धति पर जाएगा। प्रतीत समुत्पाद। मैंने सिखाया आप लोगों को कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए आप पहले ये सोचें कि ये चीज क्या है। पहली बात ही ये लिखनी है कि ये चीज क्या है। भले ही से उसने कोई भी प्रश्न पूछा, हैन सॉन्ग पूछ लिया, यहां लिखा रहता हैन सॉन्ग, आप पहली लाइन ये लिखेंगे कि प्रसिद्ध, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध विदेशी चीनी यात्री या चीनी विदेशी यात्री, जो भी पॉइंट आपको लिखना है, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि ये कौन है भाई। जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत, ये प्रतीत समुत्पाद क्या है? जैन दर्शन का प्रमुख सिद्धांत है। इसका उपनाम है कार्य कारण सिद्धांत या सापेक्षवाद का सिद्धांत। इसका अर्थ होता है सभी घटनाएं और वस्तुएं परस्पर कार्य कारण से बंधी होती हैं। इसका उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया गया? दुख के कारण की खोज करने के लिए बनाया गया। इतना अगर आपने इसमें लिख दिया, किसी में दम नहीं है कि आपके प्रश्न को काट सके, आपके प्रश्न में 2 में से 2 कम दे सके। आप इतना लिखने की कोशिश करें। स्पीड बढ़ा लो, अगर आपकी स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाओ ना, कम लिखने से क्या होगा? हम कम क्यों लिखे? मैं क्यों कम लिखूं? प्रश्न ये है कि मैं क्यों कम लिखूं? मैं तो उतना लिखूंगा जितना लिखना चाहिए। इतनी स्पीड कम है तो स्पीड बढ़ाऊंगा। और आगे बढ़ते हैं। कलिंग युद्ध कब हुआ? मौर्य सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, ब्रैकेट में डाल दिया 261 ईसा पूर्व में। ये हमने इसका टाइम दे दिया। मध्य, किनके मध्य? कलिंग के राज्य राजा और मौर्य सम्राट अशोक के मध्य। उद्देश्य क्या था? मौर्य साम्राज्य का विस्तार करना। परिणाम क्या हुआ? मौर्य की विजय हुई, अशोक की विजय हुई, हृदय परिवर्तन हुआ। और लिखा जा सकता था, लेकिन इतनी जगह थी इसलिए इतना कवर किया और फिर वाइंड अप कर दिया अपने प्रश्न को। 2 में से 2 लाने की बात करते हैं, इससे कम पे रुकना नहीं है। हिस्ट्री का पेपर जब एग्जामिनर बनाएगा, 4 प्रश्न ऐसे लेकर आएगा, 5 प्रश्न ऐसे लेकर आएगा कि किसी के अब्बाजान को नहीं आएंगे, वो किसी के पापा को नहीं बनेंगे। तो अगर वो 5 नहीं बन रहे हैं तो मैं 10 में इतना अच्छा लिखूं कि 10 में 20 लेकर आ जाऊं, पूरे नंबर लेकर आऊं, फिर 5 नहीं भी बने तो चलेंगे। ये इतिहास रहा है कि इतिहास के पेपर में 5-6 टफ प्रश्न डालकर आपकी साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है कि आप हिलते डुलते हो या नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। दीवान विजारत, प्रश्न है दीवान विजारत, सल्तनत कालीन वित्त विभाग, ये क्या है? ये क्या का आंसर किया गया है?
स्थापना बलबन द्वारा प्रमुख वजीर, जो सुल्तान के बाद प्रमुख पद था, आपने ये देखा होगा, ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है। कार्य क्या था इसका? राजस्व संग्रहण एवं व्यय नियंत्रण। भाई किसी पोस्ट के बारे में क्या बताना चाहिए, वो क्या है, किसने बनाई, कब बनाई, क्या काम था, वो सब कुछ आ गया। ये लो आपके सामने प्रेजेंट है। दीवान दीन इलाही, दीन इलाही क्या है? मुगल शासक अकबर द्वारा स्थापित धार्मिक संप्रदाय। इस प्रकार के प्रश्न हो या किसी भी प्रकार के हिस्ट्री के प्रश्न हो, भारत के इतिहास के, पहली लाइन ये होगी कि ये चीज क्या है। शुरू कब हुआ? शुरू हुआ 1582 में, 1582 में। अन्य नाम था तौहीद ए इलाही। इसका उद्देश्य क्या था? विभिन्न धर्मों के बीच सामंजस्य और सहिष्णुता। विशेष क्या था? सभी धर्मों के मूल तत्वों का इसमें समावेश किया गया था। सब धर्मों की अच्छी अच्छी बातें निकाल करके एक नई विचारधारा लाई गई थी, जो दीन ए इलाही कहलाई। आप चाहो तो इसमें जोड़ सकते हो कि अपनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था, दूसरा कौन था, लेकिन वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, मूल तत्व नहीं है, इसलिए मैंने इनको शामिल नहीं किया। अब आते हैं एक व्यक्ति के नाम पर, अबुल फजल। मुगल सम्राट अकबर के 9 रत्नों में प्रमुख विद्वान। वर्णन हो गया कि ये कौन पीस है भाई, ये कौन चीज है। अगला, पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक। रचनाएं आईने अकबरी एवं अकबरनामा। और प्रमुख कार्य थे इनके, ये अनुवादक थे पंचतंत्र का। इन्होंने अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया, जो बहुत ज्यादा फेमस ग्रंथ है। विश्व में सर्वाधिक छापी गई किताब, अगर गीता के बाद पढ़ी गई किताब गीता के बाद कोई है, वो पंचतंत्र है। सबसे ज्यादा फेमस गीता के बाद, गीता प्रथम वो ग्रंथ है जो दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होता है, सबसे ज्यादा प्रिंट किया जाता है, पढ़ा जाता है। दूसरा ग्रंथ पंचतंत्र है, याद रखिएगा। ये हमारे जो 2 नंबर वाले प्रश्न थे वो पूर्ण होते हैं। अब 7 नंबर की जर्नी शुरू करते हैं। 7 नंबर में आपको पहला प्रश्न दिया गया था, उत्तर काल की धार्मिक विशेषताएं बताइए। यहां से जर्नी शुरू होगी इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने की। अभी हम कंक्लूजन नहीं लिखेंगे, केवल इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 10 नंबर वाले प्रश्नों में इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन दोनों लिखना है। पहले समझ लो कि इंट्रोडक्शन जो है वो कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाता है। भाई बहुत सामान्य सी बात है, कोई भी प्रश्न पूछा जाए उसकी पृष्ठभूमि, इंट्रोडक्शन का हिंदी में ट्रांसलेशन होता है पृष्ठभूमि। यहाँ जो हम जिस प्रश्न में, कि वैसे तो प्रस्तावना होता है, लेकिन यहाँ प्रस्तावना ना बोलते हुए मैं बोल रहा हूँ पृष्ठभूमि, ताकि आपको समझा सकूं। अगर मेरे ऊपर कोई बात लिखनी है तो पहले ये बताओ कि ये कौन है, ये क्या चीज है। ये ऐसे किसी भी विषय के बारे में जब कुछ बोला जाता है तो उसके बारे में पृष्ठ तैयार किया जाता है, बैकग्राउंड तैयार किया जाता है। और वो बैकग्राउंड जो है, वो बैकग्राउंड जिसके ऊपर ये प्रश्न टिकाऊ रहेगा, नींव उसकी, वो इसकी भूमिका कहलाएगी। ये याद रखना। जैसे यहाँ कैसे कैसे तरीकों से, 25 तरीके हैं जिससे इसकी भूमिका लिखी जा सकती है। ऋग्वेद का द्वितीय हिस्सा, ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जिसमें यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कर्म कांडों के बोलबाले से अनेक परिवर्तन आए। इसकी विशेषताएं निम्न है, ये इसकी भूमिका हो गई, ये मैंने लिखी हुई है। दूसरा भी हो सकता है, आप कठिन शब्द भी ले सकते हैं, सरल शब्द भी ले सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि ऋग्वेद के बाद शुरू होने वाला समय, जिसमें समाज की व्यवस्था में परिवर्तन दिखाई देता है, उसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इसकी विशेषताएं निम्न है। यह सबसे ज्यादा सरल तरीका हुआ इसे प्रस्तुत करने का। आप अपने दिमाग में लिखने का पैटर्न सीखें कि भूमिका होती क्या है। ये जो मैंने बोली अभी, 2 अलग अलग ढंग से, 2 अलग अलग तरीकों से, ये इसकी भूमिका है। ऋग्वेदिक काल की पश्चवर्ती समय यज्ञ अनुष्ठान और धार्मिक कर्मांड कांडों के प्रचलन हेतु अनेक परिवर्तन आए। अब यहाँ विशेषताएं, क्योंकि मूल प्रश्न तो विशेषता थी, भूमिका बना दी, ये चीज क्या है, पृष्ठभूमि बोल दिया उसका। अब इसका मूल प्रश्न जो था विशेषता था, इसलिए उसका आंसर करो। षट दर्शनों का विकास होता है।
अंधविश्वास में वृद्धि होती है, उपासना के उद्देश्य बदल जाते हैं, ब्राह्मणों का प्रभाव बढ़ जाता है, कर्म कांडों की प्रधानता बढ़ जाती है, देवताओं की वरीयता जो है वो बदल जाती है। पहले इंद्र, वरुण और जो पवन देवता है उनका बोलबाला था, अब प्रजापति, इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा ऐसे देवताओं का बोलबाला होता है। ये हमारे मूल प्रश्न की जान आपके सामने मैंने प्रेजेंट की। जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए 7 नंबर में, जब भी 7 नंबर का कोई प्रश्न हो, जैसे उत्तर काल की, उत्तर वैदिक काल की विशेषताएं बताएं, यहां मन में ये सोचकर चलना कि कम से कम 6 पॉइंट में उस बात को प्रस्तुत करना है। बिना पॉइंट के उस बात को प्रस्तुत किया जा सकता है, लेकिन पढ़ने वाला हो सकता है आपको उस चीज को प्रेजेंटेबल ना रखे। कल मैं इन्हीं बातों को अलग तरीके से प्रेजेंट करके बताऊंगा, आपके दिमाग में अलग तरीके से इन्हें प्रस्तुत करने का ढंग सिखाऊंगा, वहां भी देखना आप क्या परिवर्तन होता है। आज मैंने सीधे ढंग से लिखा, बीच में ये पॉइंट लिख दिया, यहाँ पहला 1 नंबर डाल सकते हैं आप, यहाँ 2 नंबर डाल सकते हैं, यहाँ 3 नंबर, यहाँ 4 नंबर, यहाँ 5 और यहाँ 6। सीधे ढंग से 6 पॉइंट लिखिए और उनका थोड़ा थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। जैसे यहाँ अंधविश्वास में वृद्धि, तो नीचे लिख लिया तंत्र मंत्र, जादू टोना और आडंबरों का प्रचलन शुरू हुआ। उपासना में के उद्देश्य में बदलाव, तो भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान का मार्ग शुरू हुआ। पहले केवल आध्यात्म पर फोकस करते थे, अब भौतिक सुख सुविधा पर आने लगे। ऐसे तरीके से हमें प्रेजेंट करना है। और भी सरल हो सकता है, कोई यूं कहे कि सर क्या ऐसा नहीं कर सकते कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पहले पॉइंट्स लिख दूं मैं आपको पॉइंट के और अंदर डिस्क्रिप्शन भी करने की बात कर रहा हूं। अगर ऐसे लिखेंगे तो आप केवल यहां पॉइंट लिख पाएंगे। यहां मैं जो लिख रहा हूं, मैंने एक हेडिंग डाला और उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी है, फिर दूसरा हेडिंग उसका डिस्क्रिप्शन, तीसरा हेडिंग उसका डिस्क्रिप्शन, ऐसे में फिर 4 पॉइंट में पूरी जगह भर जाएगी। इसलिए मैंने इसका तरीका बदला और कम शब्दों में ज्यादा बातें कैसे प्रेजेंट की जा सकती वो देखा आपके सामने। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं बताइए। सेम पैटर्न पर आंसर लिखा गया है। पहले 2 लाइन में इंट्रोडक्शन, मौर्यकालीन शासकों ने स्थापत्य को शाही संरक्षण देकर राजकीय स्तंभ, गुफाएं और स्तूपों का निर्माण किया, जिससे स्थापत्य कुछ विशेषताएं धारण करता है और वो विशेषताएं यहां लिख दी 1 2 3 4 5 और 6 के रूप में, जहां आप उदाहरण जोड़ सकते हैं। सांची स्तूप, भरतहूप स्तूप, जहां आप उदाहरण जोड़ सकते हैं। 12 बार की गुफाएं, ये इस तरीके से प्रेजेंट करने हैं कि चीजें बहुत अच्छी लगने लगे। आप जब कुछ लिख रहे हैं गुप्त स्थापत्य या जो आप लिख रहे हैं गुफा स्थापत्य, चट्टानों को काट कर गुफा का निर्माण, उदाहरण 12 बार की गुफाएं, सुदामा गुफाएं, कर्ज गुफाएं, कर्ण गुफाएं, चौपार गुफाएं, ये यहाँ बनाई गई। चिपकाव विधि, ये आपने लिखा, सांचे में ढालकर मूर्तियों का निर्माण, उदाहरण यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां। सरलता और भव्यता का समन्वय दिखता है उन मूर्तियों में, यहाँ उदाहरण लिख सकते थे, मैंने नहीं लिखा, आप लिख देना। बौद्ध मूर्ति का उदाहरण दे दो किसी एक आदि, क्योंकि मौर्य काल में बुद्धकालीन मूर्तियां बनने लगी थी। आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। बलवन के राजत्व सिद्धांत का वर्णन कीजिए, या राजस्व सिद्धांत को बताइए। अगर ऐसा प्रश्न आपके सामने हो, 2 लाइन जरूर लिखना इंट्रोडक्शन के लिए। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है एक बार देखो, ध्यान से सुनना। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने राजपद की खोई हुई प्रतिष्ठा की पुनर्प्राप्ति के नियम बनाए, जो राजत्व सिद्धांत कहलाया, और इसका वर्णन इस प्रकार है। यहाँ एक हेडिंग डाला, ईश्वर का प्रतिनिधित्व, देवीय राजतंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की और स्वयं को पैगंबर का दूत इसने अपने आप को बताया कि मैं पैगंबर का दूत हूं। ये पहला काम इसने किया। शाही वंशज हूं मैं, ऐसा इसने बोलबाला कर दिया। स्वयं को ईरान के राजा
अफरेशियाब के वंशज के रूप में घोषित किया। तुर्कान ने चहलगामी का विनाश किया, समाप्त कर दिया उसे। फिर फारसी त्योहार न्योरोज मनाने की घोषणा की, जिसमें जो है बहुत ज्यादा नियम और बहुत ज्यादा लोगों को महत्व दिया जाए, ऐसी नीति को अपनाई। लोह और रक्त नीति अपनाई गई। स्वेच्छाचारी और निरंकुश शासन किया, किसी के बाप की नहीं सुनता था। ऐसे कुछ पॉइंट्स लिख करके आप उस सिद्धांत का वर्णन कर दो। लिख तो नहीं पाएंगे, थ्योरेटिकल लिखेंगे तो ना मजा आएगा, ना लिख पाएंगे, ना प्रस्तुत कर पाएंगे। इस ढंग से आप जब बात को प्रस्तुत करेंगे 100% नंबर मिलेंगे। यहाँ 7 में से 5 नंबर जरूर मिलेंगे। आशा मत रखना, उम्मीद मत रखना कि 5 से ज्यादा ले आऊं, 5 ही लाने हैं, 5 से कम भी नहीं लाएंगे। ज्यादा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, कम नहीं मिलने चाहिए। 7 में से 5 मेरा कम से कम स्कोर हो हर प्रश्न में, ये हम कोशिश करें। एग्जामिनर देखेगा कि इसने 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिख दिए हैं 7 नंबर में, कम से कम एक स्टैंडर्ड नंबर दे दूं, और वो स्टैंडर्ड नंबर 5 है। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर वाले प्रश्न पर चलने वाले हैं हम। हमारी यात्रा 10 नंबर के प्रश्नों के लिए शुरू होती है। 10 नंबर के प्रश्नों में आपको बहुत धैर्य रखना है। यहाँ छोटी सी नादानी ना की करें, भूमिका जरूर लिखनी है, कंक्लूजन जरूर लिखना है। अभी क्योंकि हिस्ट्री में करंट अफेयर्स नहीं जोड़ा जा सकता, फैक्ट्स नहीं जोड़े जा सकते, आंकड़े नहीं जोड़े जा सकते, इसलिए यहां नहीं बोलूंगा। जब मैं अभी आगे बढ़ूंगा, सेकंड पेपर थर्ड पेपर पे चलूंगा, तो हर पॉइंट में करंट अफेयर्स जोड़ाऊंगा, हर पॉइंट में आंकड़े जुड़वाऊंगा, बताऊंगा कैसे जोड़ने। 10 नंबर में ये गलती मत करना कि सीधे सीधे आंसर लिख कर आ रहे हो। हिस्ट्री में चलेगा, हिस्ट्री में नहीं जोड़ी जा सकती करंट अफेयर, लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में जोड़ने हैं। जहां जहां जोड़ सकते हैं वहां जरूर जोड़ना, नंबर इंक्रीज होंगे। यहाँ हमें 10 में से कम 7 नंबर लाने हैं। ये हमारा न्यूनतम स्कोर हो। 8 मिल जाए बहुत अच्छी बात है, 9 और 10 तो नहीं मिलता किसी को, लेकिन 7 और 8 जरूर मिलते हैं, और वो हमें लेकर आने हैं। पहले भूमिका लिख दो। क्या होगा भूमिका? या बड़ी लिख सकते हैं भूमिका, आप 4 लाइन की भूमिका बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है, क्योंकि इस समय भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय प्रगति हुई और समृद्धि हुई। ये प्रश्न वास्तव में थोड़ा अलग होता है। एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा क्या है या नहीं। मैंने जो प्रश्न पूछा है वहां ये बोल दिया गया है कि गुप्त काल भारत के इतिहास का स्वर्ण काल था। पूछा नहीं है, यहां बोल दिया है कि है। तो अब आप उसको है बोलने के लिए आंसर करेंगे। जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो अभी क्योंकि आज फर्स्ट डे है, मैं इतना कठिन प्रश्न आपके सामने नहीं रख सकता था, इसलिए मैंने जो आंसर लिखा है वो लिखा है कि ये है, और उसके फिर सपोर्टिंग पॉइंट्स। अब आप जब एग्जाम में इसकी आंसर राइटिंग करेंगे तो धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा कि जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पूछा जाता है कि क्या ये था या नहीं था, आप बताओ। तो ऐसे प्रश्नों में थोड़ा सा आंसर बदल जाएगा, उसके जो तर्क होंगे, तथ्य होंगे, वो सेम टू सेम होंगे, लेकिन भूमिका और कंक्लूजन बदल जाएंगे। भूमिका और कंक्लूजन कैसे होंगे वो मैं अभी के सामने प्रेजेंट कर दूं। जब हमसे ये पूछा जाए कि था कि नहीं, गुप्त काल भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल था कि नहीं, तो हम मतलब आपसे पूछा है ना, तो आपको एक मिला जुला आंसर करना है। आप अगर चाहते हैं कि हाँ मैं ये कहूं कि हाँ था, तो किस तरीके से आंसर करना है, तब आपका कंक्लूजन होगा कि क्योंकि इस समय समाज के या जीवन के हर पक्ष में परिवर्तन हुआ और विकास की ओर आगे बढ़े, इसलिए कहा जा सकता है कुछ विद्वान इस कारण से इसे गुप्त काल को साहित्य का या पूरी तरह स्वर्ण काल कहते हैं। अगर आप इस पक्ष में हैं कि नहीं, तो आप यूं कह दें कि क्योंकि ये जो परिवर्तन हुए वो साहित्य के क्षेत्र में तो ज्यादा दिखते हैं, और दूसरी तरफ गुप्त काल ना तो पूरे भारत पर राज करता था
और ना ही बहुत लंबे समय तक एक परंपराएं विकसित कर पाया, शासन करने के कुछ विशेष नियम नहीं बना पाया। इसलिए इसको साहित्य का तो स्वर्ण काल कह सकते हैं, लेकिन गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से आप नकारात्मक बातें लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने जो आंसर लिखा है आपके सामने, वो आंसर है कि मैंने ये पहले प्रश्न में मान लिया कि हम कह रहे हैं कि आंसर गुप्त काल का स्वर्ण काल था, फिर हमारा जो आंसर बनना चाहिए वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया। मैं लिख रहा हूं, ये आपके सामने भूमिका है कि गुप्त काल में इतिहास, गुप्तकालीन भारत के इतिहास में समाज के हर पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मूर्तिकला, धर्म कला, साहित्य, संस्कृति, सब क्षेत्रों में अद्वितीय परिवर्तन हुए, बहुत अच्छे परिवर्तन हुए, इसलिए इसे स्वर्ण काल कह सकते हैं। यहां बता दिए कारण, कारणों में हमने 3 कारण को पकड़ा। यहाँ पढ़ा महान सम्राटों का युग, यहाँ पकड़ा राजनीतिक स्थिरता, और यहाँ लिखा आर्थिक समृद्धि, और फिर इनके बारे में लिख रहे हैं महान समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त आदि जैसे पराक्रमी, प्रभावशाली और जो जनता के कल्याण के लिए जिए, ऐसे राजाओं ने यहाँ शासन किया। राजनीतिक स्थायित्व, गुप्त का शासकों ने कुषाणों, यूनानी, शकों आदि को के प्रभाव को समाप्त करके एक बहुत अच्छा शांतिपूर्ण शासन स्थापित किया। आर्थिक समृद्धि, कृषि, व्यापार और उद्योग में इतनी प्रगति हुई जिससे विदेशी व्यापार में हम विश्व में सबसे पहले नंबर पे बन गए। देश में स्वर्ण सिक्के, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा पैदा यहीं पर मिलते हैं, सब सर्वाधिक स्वर्ण सिक्कों का काल कहा गया, इसलिए इसे स्वर्ण काल कहा जा सकता है। अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, आंसर में सपोर्टिंग कैरेक्टर में लिखा हमने स्वर्ण काल कहने के आधार, फिर यहाँ साहित्यिक उन्नति, वैज्ञानिक उन्नति, कला एवं स्थापत्य का विकास, ऐसा आंसर लिख दिया। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया, जैसे साहित्य में लिखा कि संस्कृत भाषा और साहित्य का विकास हुआ, प्रमुख विद्वान जैसे कालिदास, भास, भारवी जैसे महान कवियों ने यहाँ जन्म लेकर अपना योगदान दिया। वैज्ञानिक उन्नति में हमने लिखा आर्यभट्ट, वराह मिहिर, चरक जैसे विद्वानों ने जन्म लेकर अनेक प्रकार की गणित, अर्थशास्त्र, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, धातु विज्ञान आदि के क्षेत्र में खोजे की। फिर तीसरा पॉइंट लिखा कला और स्थापत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि का विकास हुआ, उदाहरण अजंता एलोरा की गुफाएं, देवगढ़ के मंदिर। ये आंसर आपको लिखना है। अगर ये प्रश्न घूम जाता, अगर ये प्रश्न आप थोड़ा सा घूम करके यूं होता, गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो फिर हम ये आगे वाले हिस्से को, इसको, इस वाले हिस्से को नहीं लिखते, मैं बता दे रहा हूं। फिर ये वाले हिस्से को छोटा कर देते, 3-4 लाइन में लिख देते, और डिटेल में क्या लिखते, ये जो हमने लिखा हुआ है कालिदास, इसकी किताबों के नाम, भास इसकी किताबों के नाम, भारवी इनकी 1-2 रचना, खगोल शास्त्र में कौन से सिद्धांत बनाए, किस ऋषि ने कौन सी किताब में वर्णन किया, इन बातों को लिखते। 2 अलग अलग प्रश्न हैं बच्चों। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, एक प्रश्न। गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, ये दूसरा प्रश्न है। दोनों अलग अलग है। हो सकता है कुछ लोग सुन नहीं पा रहे हो, मुझे समझ नहीं पा रहे हो। एक है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल, इतिहास का स्वर्ण काल गुप्त काल है या नहीं, ये एक प्रश्न हुआ। दूसरा, गुप्त काल को साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। आज जो मैंने आंसर लिखा है वो ऊपर वाले प्रश्न का आंसर है। साहित्य का स्वर्ण काल जब पूछा जाता तो और डीप में घुस जाते, कालिदास का नाम नहीं लिखते, कालिदास को लिखने के साथ उसकी किताबों का नाम लिखते। इस तरीके से आंसर किया जाता है, ये आपको रटना है, याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। शिवाजी की शासन व्यवस्था की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए। अभी मैं विवेचना फिवेचना नहीं कर रहा हूं, केवल वर्णन वाले क्वेश्चन के रूप में इसका आंसर करूंगा, क्योंकि पहले ही दिन विवेचना करवा दूंगा तो आपका विचार बंद हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। सबसे पहले विचार बात करते हैं, शिवाजी ने एक संगठित, सुचारू और कुशल शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसका उद्देश्य साम्राज्य के में शांति स्थापित करना,
उन्नति व सामाजिक सौहार्द का निर्माण करना था। अब केंद्रीय प्रशासन बता दिया, केंद्रीय प्रशासन के अंदर जो संभालने वाले लोग थे उनका डिस्क्रिप्शन, अष्टप्रधान की डिटेल देते हुए फिर चले गए नेक्स्ट पार्ट पे, आठों। देखो केंद्रीय प्रशासन में क्या बताया है हमने कि भैया सम्राट जो हमारे शिवाजी महाराज थे वो सर्वोच्च शक्तिशाली थे, लेकिन वह मंत्री परिषद अष्टप्रधान की सलाह पर निर्णय लेते थे। अष्टप्रधान के सदस्य ये थे पेशवा, अमात्य, वाक्यानवीस, सरनोबिस, सरेनोबत, वो जो भी डिटेल है आप लिखें। आगे बढ़े, यहां बताए प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन पूरा राज्य सूबों में, प्रांतों में बटा हुआ था, फिर परगना और फिर गांव आते थे। फिर यहाँ थोड़ी सी डिटेल हमने इस रूप में दी, ये भू राजस्व बता दिया, ये सैन्य व्यवस्था बता दी, ये न्याय व्यवस्था बता दी। डिस्क्रिप्शन जब दे रहे हैं तो सब कुछ कवर हो, और फिर लास्ट में ये जरूर लिखें कि भैया इस प्रकार कहा जा सकता है कि शिवाजी की शासन व्यवस्था सुसंगठित, सुदृढ़ और लोक हितकारी थी, और आज भी प्रशासन में अनुकरणीय है। आज भी उससे हम सीख सकते हैं, आज भी उसकी चीजों को इंप्लीमेंट करके अच्छे से अच्छा शासन स्थापित कर सकते हैं। ये होता है आंसर राइटिंग करने का एक पैटर्न। बच्चों इस क्लास में मैं रोज जब आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करवाऊंगा, रोज 1 घंटे आपको जब रोज लिखना होगा, देखो बहुत छोटा प्रोग्राम है, 30-35 दिन में आपके अंदर ठूस ठूस करके पूरे सिलेबस को हम जो यहाँ पढ़ेंगे लगभग पूरा सिलेबस कवर कर देने वाले हैं। इस पूरे सिलेबस के जितने आईएमपी प्रश्न हैं मैं लिख रहा हूं आपके सामने, और इस बात की गारंटी देता हूं कि आप पूरा सिलेबस मत पढ़ो, किसी भी कोचिंग को मत पढ़ो, किसी भी जगह कुछ भी मत पढ़ो, नोट्स मत पढ़ो। इन आईएमपी प्रश्नों के आंसर अगर आपको लिखते सीख गए, लेखन कला आ गई दिमाग में, प्रीलिम्स की वजह से नॉलेज खूब है ही, आपका वो नोट्स जो इस क्लास के बाद बनने वाला है उसको पक्के तरीके से रट लिया, गारंटीड मेंस में सिलेक्शन होगा। इस बात की जिम्मेदारी मैं ले सकता हूं, आपका जो नंबरिंग हो है वो अन्य स्टूडेंट कंपैरिजन में बहुत अच्छा हो जाएगा। एक बार रोज रोज देखो, ये कार्य हमें करना रोज है, ऐसे नहीं है कि आज किया फिर 4 दिन की छुट्टी मनाई, फिर 5वें दिन किया, फिर राखी मनाई। मुझे पता है कि इस महीने राखी है, फिर भी मैं इसी मंथ में ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम लेकर क्यों आया, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि कम से कम मेरी वजह से आपकी 1 घंटे पढ़ाई राखी के दिन भी हो, राखी के एक दिन पहले और एक दिन बाद आप आलस करके सोते ना रहें, उस दिन भी पढ़ाई हो, भले ही से मजबूरी वश हो, लेकिन कंटिन्यूटी को मत खत्म होने देना। कंटिन्यूटी जो है वो की होती है, चाबी है सफलता की, इसको पकड़ लो, इसको ग्रहण कर लो। चलिए बहुत सारी बातें बताई, आप लोगों को 1 घंटे के अंदर अंदर आज के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कल आपको शाम को 8 बजे तक उन सभी प्रश्नों के आंसर लिख करके हमारे द्वारा बनाए गए चैनल पर ट्रांसफर करने हैं, उनको चेक करके आपको रिव्यूज दे दिए जाएंगे कि उसमें क्या कमी, क्या गलती है। चलिए विदा लेता हूं, सबको विशेष रूप से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू।